नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा तनाव जो संबंध है उनमें जो बढ़ा है, ये तनाव कभी भी किसी बड़े सैन्य टकराव में बदल सकते हैं। ये नतीजा है अमेरिका की एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट यानी कि एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट का, जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब बीते एक साल में रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यह युद्ध दुनिया के अलग अलग धड़ों में बटे देशों के आपसी रिश्तों को भी नए सिरे से तय कर रहा है। भारत भी ऐसा ही एक देश है जिसके सामने एक ओर रूस से पुरानी दोस्ती है, दूसरी ओर उसके विरोधी अमेरिका के साथ नए उभरते रिश्ते हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध भारत की कूटनीति का भी एक बड़ा इम्तिहान है। ऐसे वक्त और भी ज्यादा भारत के लिए एक सवाल, एक साल के लिए दुनिया के बीच सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं। पड़ोसी देश चीन के साथ रिश्ते लगातार खराब बने हुए हैं और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पहले से ही खटास भरे हैं। इन सब परिस्थितियों में अमेरिका की इस खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट के भारत से जुड़े हिस्से की अहमियत और भी ज्यादा हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार वार्ता कर रहे हैं और कुछ सीमा विवादों को सुलझाया भी गया है, लेकिन 2020 में गलवान घाटी में भयानक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह झड़प बीते कई दशकों की सबसे गंभीर झड़प रही। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा पर बढ़ी सैन्य तैनाती से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई, जो अमेरिकी व्यक्तियों और अमेरिका के हितों के लिए सीधा खतरा है और इसमें अमेरिका दखल की जरूरत है। ये अमेरिकी जो ये रिपोर्ट है वो कहती है कि अमेरिकी दखल की इसमें तुरंत जरूरत पड़ सकती है। पुराने टकराव दिखाते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर लगातार छोटी झड़पें कभी भी अचानक बड़ी हो सकती है। अब इस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान तनाव, उस पर भी काफी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच यह संघर्ष बड़े हो जाने का खतरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान शायद अपने रिश्तों में मौजूदा शांति की ओर बेहतर करने के इच्छुक हैं और दोनों पक्षों ने 2021 से नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम को आगे बढ़ाया है। ये वो रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट ये नहीं देख रही है कि कितने सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता है, लेकिन पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी गुटों को समर्थन देने का इतिहास रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावा भारत ने महसूस किया या सीधा उकसावा दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा उसका जवाब सैन्य ताकत से देने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा है। यह भारत नहीं कह रहा है, यह रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की रिपोर्ट। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे से तनाव महसूस होने पर संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है और कश्मीर में हिंसक अशांति और भारत पर कोई आतंकी हमला टकराव के कारण बन सकते हैं। पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गुटों को समर्थन पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वो इस पर लगातार पाकिस्तान से बात करते रहा है। Counterterrorism dialogue, it provides an opportunity for the United States. हम काउंटर टेररिज्म पर पाकिस्तान से बातचीत में आतंकी खतरे, चाहे उस क्षेत्र में या बाहर, पर बात करते हैं ताकि साउथ और सेंट्रल एशिया आतंकवाद से मुक्त और स्थिर रहे। कोई भी ग्रुप जिसके कारण क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर खतरा हो, हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस पर बात करते हैं। Combating threats to regional security. The goal of a stable and secure South and Central Asia, free from terrorism, depends on the strength of, in large part, our partnership with Pakistan. अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस द्वारा बिना उकसावे के यूक्रेन पर हमला एक बड़ी घटना है जो पश्चिमी देशों और चीन के साथ रूस के रिश्तों को नए सिरे से शक्ल दे रहा है।
रिश्तों में यह बदलाव अभी सामने आ ही रहा है और ये अंत में क्या रुख होगा इसका, ये निश्चित तौर पर कह नहीं सकते। यूक्रेन के साथ युद्ध के रूस और पश्चिम के बीच फौजी टकराव में बदलने का बड़ा खतरा है और ऐसा खतरा दुनिया ने दशकों से नहीं देखा होगा। रूस के नेताओं ने अभी तक ऐसी कार्रवाई से परहेज किया है जो यूक्रेन से टकराव को यूक्रेन की सीमा से बाहर ले जाए, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत बड़ी। युद्ध में रूस की फौजी नाकामी अपने देश में राष्ट्रपति पुतिन के लिए नुकसानदेह साबित होगी, इसलिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए रूस अतिरिक्त भड़काऊ कार्रवाई कर सकता है। ये दावे कि रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिकी यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन की फौजी कामयाबी अमेरिका और नेटो के दखल का नतीजा है, इन दावों से रूस की कार्रवाई तेज होने की आशंका है। ये सारी बातें जो मैंने बोली, कहीं आप ये समझ रहे हो कि हमारा विश्लेषण है, ये हमारा विश्लेषण नहीं है, ये वो जो अमेरिका की रिपोर्ट है उसका विश्लेषण है। वो रिपोर्ट ये भी कहती है और इस रिपोर्ट में वो अपनी बात कह जाती है कि ऐसे में अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए और खासतौर से भारत और चीन के संदर्भ में वो कहती है ऐसे में अमेरिकी जो हित हैं उनको संरक्षित करने के लिए, अमेरिकी लोगों को संरक्षित करने के लिए हो सकता है अमेरिका को दखल भी देना पड़ जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है और यह बड़ा सवाल हम पूछना चाहेंगे सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी जी से। ब्रह्मा जी, एक सवाल यह होता है और उठता है कि जब अमेरिका की ये रिपोर्ट जो कि एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है, जब इस तरीके का विश्लेषण करके इस नतीजे पर पहुंचती है कि अमेरिका को दखल देना पड़ सकता है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में खतरे की बात हो जाती है कि एक मुद्दा जो कि दो देशों के बीच का हो, द्विपक्षीय हो, उसमें अमेरिका अपने आप को यह दलील दे रहा है कि शायद हमें इसमें बीच में कूदना पड़े? आप ठीक कह रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो एक शब्द नहीं बोला जो भारत और चीन के बीच में हो रहा है। जब से वो सत्ता में आए उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला। जब ट्रंप सत्ता में थे उन्होंने तो कई बार इसके बारे में बात की, पब्लिक में बोला कि ये चाइनीज एग्रेशन है। ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पोम्पियो, माइक पोम्पियो, और ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओब्रायन, ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी एस्पर, वो सभी ने चाइना को अटैक किया कि उसका एग्रेशन भारत के खिलाफ इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। पर बाइडेन एकदम चुप हैं, तो इंटरवीन कैसे करेंगे जब वो भारत के साथ कुछ साइड नहीं कर रहे। एक न्यूट्रल स्टैंड अडॉप्ट किया है अमेरिका ने इस समय इस मुद्दे पर, तो इंटरवेंशन का कोई रूम ही नहीं है। भारत तो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरह का इंटरवेंशन। ब्रह्मा चेलानी जी, ये जो रिपोर्ट है एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को अमेरिका कितनी गंभीरता से लेता है? इतिहास क्या कहता है कि क्या वो इस पर कार्रवाई करते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से? ये रिपोर्ट हर साल पेश होती है क्योंकि कांग्रेस का एक मैंडेट है कि हर साल आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, और ये जो सेक्शन है इंडिया चाइना पर और जो एक रेफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, ये बहुत ही ब्रीफ रेफरेंसेस हैं रिपोर्ट में। एक पैराग्राफ के सिर्फ एक पैराग्राफ इंडिया चाइना पर, एक पैराग्राफ इंडिया पाकिस्तान पर। आप देखिए एक पैराग्राफ में भी गलतियां हैं। इंडिया चाइना के बारे में कहते हैं कि इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हुए हैं क्योंकि ये 2020 में एक बड़ा क्लैश हुआ था। मगर क्लैश के वजह थोड़ी रिश्ते खराब हुए। क्लैश हुआ क्योंकि चीन ने बड़े सीक्रेटली टेरिटरीज सीज की लद्दाख में। ये जो लैंड ग्रैब किया चीन ने अप्रैल 2020 के बजाय क्लैशेस हुए। गलवान वैली का भी क्लैश उसी वजह हुआ। तो जो कॉज और इफेक्ट है उसके बारे में ये रिपोर्ट बिल्कुल ही उल्टा असेसमेंट दे रही है। और देखिए जहां पर इंडिया पाकिस्तान की बात है, इंडिया पाकिस्तान के जो इंडिया पाकिस्तान का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन खराब है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। मगर अमेरिका के पास एक लिस्ट है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, उसमें सिर्फ 4 कंट्रीज हैं, क्यूबा, सीरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान।
जो एक बड़ा ही स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान उसका नाम ही नहीं है उस लिस्ट में। और इस रिपोर्ट में उस पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करके ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का सपोर्ट फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स, मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं, मिलिटेंट ग्रुप्स, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को वो टेररिज्म के साथ लिंक ना करे, बल्कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन F-16 जो पाकिस्तान के आर्सेनल में उसको मॉडर्नाइज कर रहा है अमेरिका इस समय, और F-16 किसके खिलाफ यूज होंगे? भारत के खिलाफ। तो इस तरह का जो थोड़ा सा स्लांटेड असेसमेंट है उससे तो हम एकदम ठीक बोला। आप देखना ये होगा कि भारत इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि ये तो बड़ी गजब की बात है कि आप जो है अपनी रिपोर्ट बनाएं, सालाना रिपोर्ट, उसमें ये लिख दें कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, ये हो गई, और यहां पर अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए हमें हो सकता है कार्रवाई करनी पड़े। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में हर जगह अमेरिका कूद पड़ता है, और वहां जाकर के उन्होंने, कोई जरूरी नहीं है कि चीजों को सुधारा ही हो, आप एक एक करके किसी भी जगह को देख लीजिए ब्रह्मा चेलानी, और जैसे अगर अफगानिस्तान की बात कर लें, 20 साल में वो क्या करके गए हैं और उस देश का क्या अभी हाल हो गया है, ये हर कोई जानता है और किसी से छुपा नहीं है। तो क्या अमेरिका अपने हित को बताते हुए फिर बीच में घुसने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे में भारत को क्या जवाब देना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। भारत को इस तरह का असेसमेंट इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर? हाँ, इग्नोर। जहां पर भी अमेरिका ने, आप जैसे आपने कहा, जहां पर भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली, वहां पर एक मेस खड़ा हो चुका है। आप देखिए, जहां पर मिलिट्रीली इंटरवीन किया अमेरिका ने, अफगानिस्तान हो या इराक हो या सीरिया हो या लिबिया हो, वो सारे इधर फेल्ड स्टेट्स हैं या बिल्कुल ही डिसफंक्शनल स्टेट्स हो गए हैं। तो अमेरिका का इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री इंटरवेंशन, कोई भी देश नहीं चाहता। और जहां पर इंडिया चीन का इश्यू है, इस समय भारत काफी टफ मिलिट्री पोजीशन अडॉप्ट किया है, क्योंकि जितने सैनिक चाइना ने डिप्लॉय किए हैं बॉर्डर में, उससे ज्यादा भारत ने डिप्लॉय किए हैं। तो इस समय जो भारत का मैसेज है चीन के लिए कि हम we will not buckle under your pressure जी। और जहां पर पाकिस्तान की बात है, जिस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी है, और अगर कोई अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया इसका जवाब देगा। तो ये जवाब तो भारत ने दे दिया था जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से कोई मेजर टेररिस्ट अटैक भारत में नहीं हुआ है। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद एक भी मेजर पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक भारत में नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो जिनके पास असली पावर है, उनको मैसेज मिल गया है कि अगर वो कोई भी टेररिस्ट अटैक करवाते हैं तो जवाबी कार्रवाई होगी, तो उसका रिस्पांस भारत बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्मा चेलानी जी। और आपने ये बात बोली, ये दर्शक भी हमारे सोचें कि जब इस तरीके की स्थिति होगी तो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो अपने विमान लेकर के उड़ेगी, फाइटर जेट। उनके फाइटर जेट कौन मुहैया कराता है? यही यूनाइटेड स्टेट्स कराते हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर किसी इंटरवेंशन की बात होती है तो उस स्थिति में अपने आप को वेपन्स के माध्यम से ज्यादा प्रॉफिट में कौन पाता है? अमेरिका ही पाता है ना। ऐसे में उनके हित में है कि बवाल मचा रहे। तो इस वजह से जब अमेरिका इस तरीके की रिपोर्ट देती है तो उस पर भारत का रुख क्या हो? क्या अमेरिका की इस रिपोर्ट को, जिसमें वो अपने इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, ये सही है? आइए रुख करते हैं हमारी अगली खबर का। दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब तिहाड़ जेल में लगातार 2 दिन पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने के मामले में 8 घंटे पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बोला, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है,
कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने खुलकर उसके बारे में बयान दिया है। वो इसको सही ठहरा रहे हैं, आइए सुनते हैं। ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। तो वहां क्योंकि इनकी जान बच रही थी, अपने आप को बचाना चाहते थे, तो अपने आप को बचाने के लिए तो केजरीवाल किसी को भी धोखा दे सकता है। लेकिन यहां क्या करें भाई, खबर तो ये है कि गंगा जी में इन्होंने भी हाथ धोए हैं, यही तो खबर है ना। तो जब गंगा जी में खुद हाथ धोए हैं तो अकेले कैसे छोड़ देंगे? तो फिर उस व्यक्ति का जो केवल आपका मुखौटा बन के इस पूरे कांड में काम कर रहा था, उसके बचाव में तो उतरना पड़ेगा केजरीवाल को। इस बीच आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कई नेताओं का भी नाम सामने आया है। यह आरोप लग रहा है कि साउथ ग्रुप कहे जा रहे इन नेताओं से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, जो पूर्व में कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, उनके जरिए 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिसका पंजाब और गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सूत्रों के हवाले से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। हम आपको ये बता दें कि आधिकारिक रूप से, प्रामाणिक रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इस साल फरवरी में ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आरोपी मांगुटा राघव रेड्डी की रिमांड रिपोर्ट में कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी भूमिका छुपाने के लिए अन्य लोगों, जिन्हें प्रॉक्सीज डमीज कहा गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने इन नेताओं में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मांगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे मांगुटा राघव रेड्डी और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की विधायक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी लिया है। यह आरोप है कि कारोबारी AR पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली, चार्टेड अकाउंटेंट बुची बाबू और एक फार्मा कंपनी के डायरेक्टर P शरद चंद्र रेड्डी इन नेताओं की नुमाइंदगी कर रहे थे। आरोप है कि ये के कविता का इंडो स्पिरिट के कारोबार में हिस्सा है और इस कारोबार में उन्होंने AR पिल्लई को अपना प्रतिनिधि बनाया। इस सिलसिले में के कविता को ईडी ने आज पेश होने को समन दिया, लेकिन के कविता ने पेश होने से मना किया। असमर्थता जताते हुए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन ईडी ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा है। माना जा रहा है कि उनसे हैदराबाद के कारोबारी AR पिल्लई के सामने बिठा करके, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी PMLA एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के कविता के बयान दर्ज करेगी। 12 मार्च तक पिल्लई ईडी की हिरासत में है। उधर के कविता का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष को निशाना बना रही है और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आइए सुनते हैं कि के कविता ने क्या कहा। उनसे अभी कुछ देर पहले मैंने बात की, तो आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से कल एक रैली या एक सम्मेलन जंतर मंतर पर होने वाला है। ये विमेंस रिजर्वेशन बिल के ऊपर हो रहा है। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस पर आप अभी क्यों धरना कर रही हैं या इस पर अभी क्यों प्रदर्शन कर रही हैं और क्या है मुख्य मांग? देखिए, कल मार्च 10 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम अनशन पे बैठ रहे हैं, एक दिन के लिए, महिला आरक्षण बिल के लिए। ये हम लगातार पूछते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी पूछ रहे। हर महिला दिवस पे चर्चा होता है पार्लियामेंट में, हर महिला दिवस हम पूछते आते हैं और कोई भी मंच होने दीजिए, महिलाओं का मुद्दा आता है तो हम लगातार इसको उठाते आ रहे हैं। और इसमें आज एक बहुत अच्छा मौका है सत्ताधारी पार्टी पे, बीजेपी पे,
बीजेपी को एक अच्छा मौका है, क्योंकि उनका बहुमत वाला सरकार है, फुल मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से कि आप ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी को खो मत देना, आप महिलाओं के पक्ष में खड़े हो जाइए और बिल इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी बताया, 2019 के मैनिफेस्टो में भी बताया, तो ये टाइम आ गया, लास्ट 2 सत्र बचे आपके, तो इसमें आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बस इतना ही अनुरोध मेरा मोदी जी से है। और एक और बात मैं जोड़ देती हूँ उसमें, जब से 1996 में ये बिल का जब से स्टार्ट हुआ है, चर्चा शुरू हुआ है इस देश में, तब से लेके आज तक अंटिल 2014 हर एक प्रधानमंत्री जी ने इसको मूव करने की कोशिश किया है, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं, या तो इसका ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है, कभी विपक्ष दलों का मीटिंग नहीं हुआ है, कभी किसी एक्सपर्ट कमेटी का मीटिंग नहीं हुआ है, कुछ भी इस बिल पे मूवमेंट नहीं है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, लास्ट 2 आपके पास सेशंस है, तो आप इंट्रोड्यूस करिए, सारे पार्टीज आपको सपोर्ट करेंगे। कल हमारे रैली में भी बहुत सारे पार्टीज जुड़ रही है, तकरीबन 18 पार्टीज ने हमें बोला है कि वो आएंगे, कल हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। खैर, हर एक पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, बट फिर एक चर्चा तो शुरू होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग शुरू होनी चाहिए, तो एटलीस्ट नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपको लगता है कि ये एक मौका बन सकता है विपक्षी एकता को एक बार फिर से प्रदर्शित करने का? ज़रूर बन सकता है, और जो लाइक माइंडेड पार्टीज होंगे, जो ये मुद्दे से सहमत होंगे, जिनको लगता है कि महिला आरक्षण बिल को लेके आना चाहिए, महिलाओं का भागीदारी होना चाहिए सत्ते में, तो वो ज़रूर हमारे साथ चल के आएंगे। और ये प्रदर्शन में जितने भी लोग आएंगे, तो जाहिर है कि कल पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तो इनका भी मदद मिलेगा, और साथ में उनके जो ऑब्जेक्शंस होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने वो रख भी सकते हैं। तो एक प्रोसेस तो शुरू करेंगे, तो अगले सत्र तक तो एटलीस्ट ये आ सकता है। अब ये विमेंस रिजर्वेशन बिल की आपने बात की, इसमें तो आप कांग्रेस पार्टी की पोजीशन जानती हैं, वो राज्यसभा में तो पास भी करा लिया था, लोकसभा में नहीं पास हो पाया जब यूपीए की सरकार थी। ऐसे में वो आपके साथ समर्थन में हैं, एक प्रिंसिपल रूप से अगर देखा जाए तो वो समर्थन में है, लेकिन फिर भी एक बड़ी अजीब सी खटास देखने को मिलती है कांग्रेस और बीआरएस के रिश्तों में। तो अगर मकसद एक है, मुद्दे एक है, तो फिर आप एक साथ क्यों नहीं दिखाई देते? तभी तो कुछ विपक्षी एकता में बात ही हो, वरना तो गोल गोल 9 साल से घूम ही रहे हैं उस चक्कर में। देखिए, 75 ईयर्स हो गया इंडिया को इंडिपेंडेंस आए हुए। सबसे ज़्यादा किसने रूल किया इंडिया को? कांग्रेस ने रूल किया। और बीआरएस पार्टी को, हमारे नेता को, हमारा पार्टी का फिलॉसफी ये है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस नेशन के लिए काम कर सकता था, उन्होंने पूरा नहीं किया। बाद में मेजॉरिटी बीजेपी रह चुकी है, खैर उन्होंने कुछ काम किए, लेकिन ये 2014 से आज तक तो कुछ काम हुआ नहीं है। तो फंडामेंटल एजेंडा ऑफ बीआरएस पार्टी इज अ नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी कोएलिशन विच शुड कम टू पावर इन द सेंटर। बट इश्यूज जब आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो मैंने सबसे पहले सोनिया जी का नाम लिया है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने बिल पारित करने का राज्यसभा में पारित करके भी उन्होंने दिखाया। खैर लोकसभा में वो कर नहीं पाई, अलग बात है। तो सिंसियरिटी काम जहाँ हुआ है हम उनको एक्नॉलेज करेंगे, जब मौका बनेगा मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, जब तक कांग्रेस अपनी जो अहंकार एटीट्यूड है, वो एरोगेंट जो है, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, लोगों से आके मिल के बात नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि हम टीम प्लेयर लेंगे, तो तब तक तो कोई पार्टी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ बीआरएस की बात नहीं है, हर एक पार्टी का वही प्रॉब्लम। तमिलनाडु में खड़गे जी गए, उन्होंने बोला कि अब वो नेतृत्व का मुद्दा छोड़ दीजिए, हम सब साथ में काम करें। तो आपको नहीं लगता है कि एक खुले दिमाग से अगर एक इस तरीके का एक समीकरण बनता है तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए? मैं क्या बोलती हूँ, कांग्रेस पार्टी सही में अगर खुले दिल से, खुले दिमाग से आती है और वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है, तो अपनी स्ट्रैटेजी विपक्ष के सामने पेश करे। तब अगर बीआरएस आगे नहीं बढ़ती है तो तब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन जब तक वो काम वो नहीं करेंगे, हम क्यों सोचेंगे इसके बारे में? अगर वो करते हैं तब सोचा जाएगा ज़रूर उनका क्या है, एजेंडा क्या है, इश्यू क्या है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में बीआरएस का एक रेवोल्यूशनरी एजेंडा है। हम मानते हैं कि एक बड़ी सी बड़ी पानी के बांध होना चाहिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए इरिगेशन में, क्योंकि हमने बंद के दिखाया है तेलंगाना में। लेकिन कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के एजेंडा में ऐसे मुद्दे है ही नहीं, उनके एजेंडे तो अलग है। तो एजेंडा पे भी बात होना चाहिए। हम पहले भी कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, तेलंगाना के गठन के पहले, लेकिन तब एक कॉमन में प्रोग्राम बना था जिसमें तेलंगाना पॉइंट था, इसीलिए हम मिलके काम किए। तो वो सब बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? व्हेन कांग्रेस विल लीव इट्स एरोगेंस, और जो वो आत्मशोधन करके जब बाकी पार्टी के साथ मिलके काम करेंगे तब सोचेंगे ज़रूर। ठीक। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने ये कहा कि मेरा ये फंक्शन था दिल्ली में और सबको मालूम था, पोस्टर वगैरह सब छप गए थे और फिर मुझको समन कर दिया ईडी ने।
9 तारीख को, ये जानते हुए कि भी फंक्शन है। अब आप 11 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगी। आरोप मुख्य रूप से आप क्या लगा रही हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह समन इसलिए दिया क्योंकि आपको धरना करने से रोकना था? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ईडी या सीबीआई या आईटी, पहले तो हम कहते थे कि ये पिंजरे में बंद है, कांग्रेस के पिंजरे में बंद है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पिंजरा विंजरा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे एबीवीपी हो गया, जैसे बीजेवाईएम हो गया, उसी तरीके के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अनफॉर्चुनेट है, देश के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि तेलंगाना में पिछले 8 महीने से एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि पॉलिटिशियंस को छोड़िए, सारे के सारे बिजनेस पीपल को, सारे के सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इतने लोगों को इन्होंने रेड किया है। पता नहीं क्यों सडनली इलेक्शन के पहले इनको याद आ जाता है। तो इसीलिए आज पूरा देश में बच्चा बच्चा हर गली में जानता है, कोई भी प्रदेश में इलेक्शन होता है तो वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो ये बच्चा बच्चा जानता है। तो अगर ईडी मुझे बुला रही है, जाहिर है कि ऐसा इसी साजिश का कुछ एक होगा, सिंपल सी बात है। हम लेकिन डरेंगे नहीं, जाके उनका जवाब दे देंगे सवालों का। गिरफ्तार कर लिया तो मैं क्या बोलती हूँ, जो एक ये काला कानून है सेक्शन 50 ईडी के जो पास है, उसको रिपील करने के लिए हम बहुत से बार डिमांड कर चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। उसके तहत होता यह है कि अगर मेरे ऊपर आप आरोप लगाते हो तो उसको गलत प्रूव करना मेरे बर्डन हो गया, तो वो नहीं कर सकती हूँ ना। मैं सिस्टम के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? आपके पास पावर है, आपके पास सिस्टम है, आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या करेंगे? भुगतेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, कल को जनता की अदालत में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, फिर हम और क्या कर सकते हैं विपक्षी नेता? पहले कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के टाइम पे मेसा का मिसयूज कैसे किया था, अब ईडी का मिसयूज ऐसा हो रहा है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तब तो इंदिरा जी ने तो फिर भी ये इमरजेंसी के टाइम का जो मीसा कानून था, ये उसी का एक्सटेंशन आप कह रही हैं, ये वाला कानून? अभी तो इनका बर्ताव देख के तो लग ही सा रहा है ना, क्योंकि इनका एक ही तरफ है नजर, ऑपोजिशन में ही करप्शन नजर आता है इनको। सीधे सीधे ऑन कैमरा 8 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायक के घर में कर्नाटका में मिलते हैं, ईडी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो वेकेशन में है या सो रहे होंगे। फिर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर सारे कर्नाटका के प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं कि 40% आपके गवर्नमेंट कमीशन पूछ रहे हैं, तो कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता है, कोई सुमोटो केस नहीं होता है। क्यों अपोजिशन के ही तरफ देखते हैं? मैं करप्शन किसी पार्टी में भी कंट्रोल ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए करप्शन को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के तरफ ही ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी सभी देखते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं नहीं रही है अभी। ये सारे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। ये लोकहित के लिए काम नहीं कर रहे, जनता के लिए काम नहीं कर रहे। तो आप ये कह रही हैं सिर्फ कि बीजेपी के लिए काम डबल स्टैंडर्ड है इन संस्थानों में? नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड है इनका, सिंगल क्या एजेंडा है सिंगल? हाँ, सिंगल एक ही एक ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट करना है। उनको मालूम है, क्लैरिटी है, क्योंकि उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन सर्विस का मिलते रहता है। उनके डायरेक्टर को, ईडी के डायरेक्टर को, एसबीआई के डायरेक्टर को, सेबी के डायरेक्टर को, एलआईसी के डायरेक्टर को, तो एक्सटेंशन मिल रहा है। एज अ फेवर दे आर वर्किंग फॉर द पार्टी, नॉट द गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और पार्लियामेंट में इनका इतना मेजॉरिटी है, आप लॉ पास कर देते हो कि 2 साल नहीं 3 साल एक्सटेंशन देंगे, 5 साल एक्सटेंशन देंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि मेजॉरिटी है। तो मैं वही बोलती हूँ, जितने स्पीड से आपने एक्सटेंशन का पार्लियामेंट में बिल पास करा है, उतने ही स्पीड से आप वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास कर सकते हो। तो मोदी जी से मेरा यही अनुरोध है कि उसी स्पीड से आप वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराइए, क्योंकि जिस देश ने, जो भी देशों ने वुमेन रिजर्वेशन देके वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, वो देशों का प्रगति बहुत अच्छा है, देखने को मिलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन गवर्नेंस। तो वो हमारे देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, नॉट ओनली जस्ट फॉर वुमेन, इट इज गुड फॉर द होल ऑफ डेमोक्रेसी। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता था, जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर हैं जी किशन रेड्डी, आप ही के राज्य से आते हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया, आपका जो दिन भर का जो बयान आया उसके बाद, और वो कहते हैं कि कविता जी प्रिटेंड कर रही हैं कि वो एक विक्टिम है, कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए कर रही हैं टू डिसीव अदर पीपल। और उनका ये कहना है कि इसका कोई सत्य नहीं है इस बात में कि ईडी जो है वो ऑपोजिशन को टारगेट करता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो ईडी जांच करेगी। करने दो ना, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं ईडी जान से हम कोई मुकरते नहीं है, हम वापस नहीं जा रहे, पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जब बीएल संतोष साहब को तेलंगाना का एसआईटी बुलाता है,
तो भाग के चले गए ना, कोर्ट के पीछे छुप गए, कोर्ट के बाद कोर्ट फिर सीबीआई टेक ओवर करती है एसआईटी को, फिर अभी सीबीआई तो पूरा मामला कोल्ड स्टोरेज में रख देगी, बीएल संतोष साहब कहीं नहीं जाएंगे, कोई आंसर नहीं देंगे। अदानी जी के ऊपर हम पूरा ऑपोजिशन इतना शोर मचा रहा है, लोग भी आज बोल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, कोई चर्चा नहीं होता है, कोई सुमोटो केस नहीं बनता है, ईडी तो फिर वेकेशन में जाएगी ना। तो फ्रेंड्स ऑफ मोदी, पॉलिटिकल फ्रेंड्स ऑफ मोदी, पर्सनल फ्रेंड्स ऑफ मोदी, दे विल नॉट बी इंटरोगेटेड, ओनली ऑपोजिशन पार्टीज आर टारगेटेड। बेचारे हमारे किशन रेड्डी साहब को ये सब पता नहीं है, वो सेंट्रल लेवल का ज़्यादा उनको ये नहीं होता है नॉलेज, क्योंकि जो हमेशा झूठ बोलते हैं कि कितना सेंट्रल से फंड मिला है तेलंगाना में, उसके बारे में भी उनको पता नहीं होगा, कितना फंड नहीं मिला है पता नहीं होता है, कौन सा स्कीम तेलंगाना में आया नहीं आया पता नहीं होते, वो कभी भी तेलंगाना के हित में काम नहीं करते। तो अभी ये जो बोल रहे हैं मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ आप प्रिटेंड मत करो भैया, आपको कुछ पता नहीं है, वो बताते भी नहीं है आपको बताए बगैर आपके राष्ट्राध्यक्ष को चेंज कर देते हैं, आपको बताए बगैर बहुत सारे यहाँ काम उनका होता रहता है। तो आप एटलीस्ट अभी आप अपने पार्टी में खुद पता करो, प्रिटेंड मत मेरा आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार 2018 में हमें याद है कि केसीआर जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव 2019 में होना था उसको एडवांस कर दिया, चुनाव आप जीत भी गए। इस बार आपको लगता है कि फिर कुछ सुगबुगाहट हो रही है, क्या चुनाव जल्दी किए जाएंगे, असेंबली सेशन भंग किया जाएगा? अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, पार्टी का एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ सोच तो है नहीं, लेकिन हम एक ऐसे पार्टी है जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी वी इमीडिएटली टेक अ डिसीजन, एंड हमारे फादर इज़ वेरी वेल नोन फॉर दैट क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो बट एज ऑफ नाउ पार्टी हैज़ नॉट टेकन अ डिसीजन, तो मेरा कुछ कमेंट करने को है नहीं उसके ऊपर। और ये जो सीबीआई ईडी रेड्स वगैरह हो रही हैं और समन हो रहे हैं, आपको लगता है ये उसी तेलंगाना चुनाव के चलते हो रहा है या? बिल्कुल, तेलंगाना का चुनाव दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो दिसंबर तक तो ये लंबा टीवी सीरियल के जैसा खींचते रहेंगे, एक के बाद एक रेड होगा, अब मेरे ऊपर हो रहा है, कल किसी और के ऊपर होगा, ये तो चलता ही रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा और आपके लिए बहुत न्यूज़ बनता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बंद हो जाएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में हर प्रदेश में हमने देखा है। लेकिन अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैं विपक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे डरने का कोई बात नहीं है, मैं इसलिए अपीयर हो रही हूँ और अपीयर भी हो जाऊँगी। लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। डरा धमका के किसी पार्टी को सबड्यूड करके आप लोगों के पास जाओ, काम करो, लोगों के दिल जीतो, बाद में चुनाव जीतो। ये बैकडोर पॉलिटिक्स कितना देर करोगे? के कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू संकेत सिंह। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई अभिनेता होते हैं जो खुद से ज्यादा अपने किरदारों की छाप आपके भीतर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही एक अभिनेता हैं सतीश कौशिक, एक मस्त जिंदा दिल आदमी जिन्होंने कल दिन में ही दिल्ली में जमकर होली खेली और आप देखिए रात को बड़ी ही जल्दबाजी में इस दुनिया से विदाई लेकर वो चले गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, उम्र थी 66 साल। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये तस्वीरें आप वहीं देख रहे हैं। इस मौके पर फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वहां मौजूद थीं। सतीश कौशिक ने अपनी उम्र का 2/3 हिस्सा मुंबई की फिल्मी दुनिया में बिताया, वहीं संघर्ष किया, वहीं कामयाबी हासिल की, वहीं परिवार बनाया, दोस्त बनाए। इस पूरे दौर में उन्होंने एक से एक फिल्मों में काम किया है। 1983 में अपने संघर्ष की शुरुआती सालों में उन्होंने फिल्म मासूम के निर्देशक शेखर कपूर के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और फिल्म में अभिनय भी किया। इसी साल कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अपने बैचमेट्स नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इन सब के साथ मशहूर हास्य फिल्म, जो कि एक बहुत गंभीर संदेश उसके अंदर छुपा हुआ था, करप्शन का, वो फिल्म भी की, जिसका नाम तो आप सब जानते हैं, जाने भी दो यारों। लेकिन सतीश कौशिक को असली पहचान मिस्टर इंडिया फिल्म से मिली। 1987 में आई थी, सन 87 में, जिसमें कैलेंडर के उनके किरदार ने लोगों को उनका मुरीद बना दिया। कैलेंडर बच्चों को, बहुत सारे बच्चे एक घर में, कैलेंडर जो है वो बच्चों को खाना खिला रहा है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो
उनको रिझा भी रहा है। फिर एक परेशानी भी दिखाई देती है उसमें, किस तरीके से घर में खाना नहीं है, तो इन बच्चों में जो सबसे बड़ा है, होनहार है, उससे बात करते हुए एक बहुत ही गंभीर कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में, मुझे नहीं लगता और कोई इतना अच्छा अभिनय कर सकता था इस कैरेक्टर। इसके अलावा बहुत भी और सारी फिल्में थीं, जैसे कि रूप की रानी, चोरों का राजा। निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही। 1999 में उनके निर्देशन में एक और फिल्म बनी, हम आपके दिल में रहते हैं, वो सुपरहिट हुई। निर्देशक के तौर पर उन्हें मिली कामयाबी, बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी मिली। कुछ फिल्में उनकी ठीक काम भी नहीं की। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम निर्देशक के तौर पर उनकी सबसे कामयाब फिल्म रही। वहीं अभिनेता के तौर पर उन्हें लगातार कामयाबी मिलती रही, और वो जो रोल प्ले करते थे, हीरो नहीं होते थे इन फिल्मों में, लेकिन जो रोल प्ले करते थे उस रोल के बारे में बहुत चर्चा होती थी। जमाई राजा के बांके बिहारी, साजन चले ससुराल के मुत्थु स्वामी, राम लखन का काशी राम, दीवाना मस्ताना का पप्पू पेजर, हसीना मान जाएगी की कुंज बिहारी, और आंटी नंबर 1 का मिस्टर परेशान। उनके ऐसे ही किरदार जिन्होंने सतीश कौशिक को दर्शकों के दिल में अमर कर दिया है। ये नाम आप ले लीजिए, लोग तुरंत जानते हैं। कैलेंडर से शुरू हुआ और वो लगातार सिलसिला चल रहा था। इसके अलावा वो कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करते थे। आपको याद है 90 का दशक दौर, डीडी मेट्रो एक चैनल हुआ करता था, उसमें टॉप 10 कार्यक्रम होस्ट करते थे वो पंकज कपूर के साथ। निर्देशक के तौर पर सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज रही, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने अभिनय किया। अपने काम को लेकर उनमें गजब दीवानापन था। उम्र बढ़ने के साथ वो कहते थे कि मैं अब पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गया हूं और मेरे पास काफी काम पड़ा है, लेकिन इस पूरे काम को बीच में ही छोड़कर वो अचानक चले गए। मैं स्वागत करना चाहता हूं उनके एक साथी का। ये जो फिल्म जिसकी हम बात कर रहे थे, जाने भी दो यारों, इसमें कमिश्नर डिमेल्लो का रोल प्ले करने वाले सतीश शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपने सतीश कौशिक जी के साथ लंबे समय तक काफी काम किया है, आप उन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, बात यह है कि मेरी और उसकी मुलाकात जाने भी दो यारो जब फिल्म बन रही थी उसके दौरान हुई। उससे पहले मैं उसको नहीं जानता था, क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से था, वो एनएसडी से था, तो हमारा कहीं मेल नहीं हुआ था। हालांकि एनएसडी वाले के बाद में एक सिलेबस में चेंज आया था, जिसकी वजह से लास्ट 3 महीने उन लोग फिल्म इंस्टीट्यूट आते थे फिल्म एक्टिंग का कोर्स करने, और तब तक मैं पास आउट हो चुका था, क्योंकि मैं काफ़ी सीनियर था सतीश कौशिक से। तो जैसे मैंने कहा कि हम पहली बार मिले जाने भी दो यारों के सेट्स पे, और हमारी दोस्ती हुई, और जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है, जो जो हमने किया उसमें। और वहाँ से फिर हम ऑफकोर्स मिलते रहे, कुछ फिल्में भी साथ में की। मज़ेदार आदमी था, किसी की मेहनती था, मज़ेदार था। उसने दिल्ली से आया था, मिडिल क्लास फैमिली से, उसने यहाँ आके अपना नाम बनाया, अच्छा घर खरीदा, अपना संसार बसाया। और बाकी जो सतीश कौशिक जो आपको स्क्रीन पे दिखते थे, स्क्रीन के बाहर भी वैसे ही थे, मौजीले, जॉयस। और ये एक ऐसा इंसान था जो सबसे ज्यादा अपने खुद के जोक पे हंसता था और दूसरों के जोक पे भी हंसता था। और एक उसकी खुसूसियत ये थी कि वो खुद पे भी जोक मार के हंसता था। एक बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, ईगो जैसी कोई चीज थी नहीं। मैंने तो उसके डायरेक्शन में एक्टिंग भी की है, उसने एक फिल्म बनाई, हालांकि वो फिल्म चली नहीं, मिलेंगे। स्टारकास्ट अच्छी थी, मगर किसी कारणवश वो डिले हो गई। तो खैर, उसकी वो फिल्म का अपना एक नसीब था। मगर हमने कई फिल्में साथ में की, डेविड धवन वाली फिल्म में की, कई बार साथ में सीन्स भी किए साथ में, मजा आता था उसके साथ काम करने। आई एम गोइंग टू मिस हिम टेरिबली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हैप्पी एक्टर, हैप्पी डायरेक्टर, जितने लोग काम कर चुके हैं सब उनके बारे में यही कहते हैं। पर सतीश शाह जी, कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो या आप कभी उसको भूल ना पाए हों, आपकी और सतीश कौशिक जी की मेमोरी का? किस्से तो बहुत हुए, मगर इतने साल बीत गए कि आपको याद नहीं आता है। मेरी भी तो उम्र हो गई है ना। एक बड़ा अजीब किस्सा था, मगर दोनों इस दुनिया में नहीं रहे।
कुंदन शाह बहुत ही एडमेंट किस्म का इंसान था और सतीश कौशिक, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट में भी दखल था जाने भी दो यारों में, और डायलॉग्स भी उसने लिखे थे, काफी डायलॉग्स, ज्यादातर डायलॉग्स उसी ने बोले थे क्योंकि उसने लिखे थे। तो एक बार हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो सडनली सतीश कौशिक कुछ सूझा और वो कुंदन शाह के पास गया और कहा कि कुंदन, मैं समझता हूँ ये सीन में अगर ये ऐसे किया जाए तो कुंदन ने किसको लगाओ, नहीं हो सकता। तो सतीश कौशिक बड़ा हर्ट हो गया, अरे यार तूने मेरी बात भी नहीं सुनी और यार सुनने से पहले ही ना कह दिया इतना जोर से, यार बात तो सुन लेता मेरी। तो मैं पास में खड़ा था, मैंने हंस दिया। तो कुंदन को भी जरा बुरा लगा, उसने कहा अच्छा 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 बोल, तू क्या बोलना चाहता है। उसने कहा कुंदन मैं ये चाहता हूँ कि ये तू कैमरा यहाँ रख के ऐसे ऐसा ले तो कैसा रहेगा। फिर से कुंदन ने उसी स्टाइल में नो कहा और हम लोग हंसते हंसते सब नीचे गिर गए और सतीश कौशिक काफी खिसियाना पड़ा, लेकिन बाद में जैसे कि उसका नेचर था वो खुद भी हंसने लग गया। तो ऐसे कई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, मगर याद नहीं आ रहे हैं, मगर बहुत मजे का आदमी था। आई एम रियली गोइंग टू मिस हिम, इतना आपसे कहूँगा। हम सब मिस करेंगे। हम तो यही सोचते हैं, देखिए हम तो पर्दे पर हमने उनको देखा, उनका अभिनय देखा, उनका निर्देशन देखा, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है, आप लोग सतीश शाह जी और आपकी तरह वो तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, आज उनको कितना खराब लग रहा हो। और सोचिए वो लोग जिन्होंने अभी कल होली बनाई उनके साथ, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि आज पूरा जश्न और सुबह उठ के जिस आदमी के साथ जश्न मनाया है वो आदमी नहीं है। कैसा अजीब सा जीवन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार ने आखिरकार क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने की तैयारी कर ही ली। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जाएगा। इसके लिए एक नया गैजेट नोटिफिकेशन भी लागू हो गया है, जिससे नए नियमों का जिक्र इसमें हो गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये तय किया है कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। तो क्या है इसका माने और क्या होगा इसका असर? क्रिप्टो एसेट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने के लिए मायने ये हैं कि जो टैक्सेशन और रेगुलेटरी का जो दायरा है वो अब बढ़ जाएगा। अब देश के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर लगे तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को उनको देनी होगी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो लेन देन करने वाले लोग हैं उनको भी KYC का पालन करना होगा। तो जानकारों का ये कहना है कि इससे जांच एजेंसीज जो हैं उनको भी अपने काम में बहुत मदद मिलेगी। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।